हे गाइस, मैं हूँ चारू। वेलकम टू लॉ स्कूल। मैं आपको लॉ के टॉपिक्स करवा रही हूँ। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। गाइस, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की लास्ट वीडियोस में हमने अरेस्ट के कुछ प्रोविज़न्स के बारे में पढ़ लिया था। अगर आपने अभी तक मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो वह भी देख लेना। आगे है सेक्शन 43 में हमने पढ़ा था कब प्राइवेट पर्सन अरेस्ट कर सकता है। एक प्राइवेट पर्सन दो सिचुएशंस में अरेस्ट कर सकता है। फर्स्ट है, अगर किसी पर्सन को प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर किया हुआ है और प्राइवेट पर्सन को उस प्रोक्लेमेशन की नॉलेज थी, तब प्राइवेट पर्सन उस अक्यूज्ड मीन्स प्रोक्लेम ऑफेंडर को अरेस्ट कर सकता है। सेकंड, अगर किसी पर्सन ने नॉन बेलेबल एंड कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया है प्राइवेट पर्सन की प्रेजेंस में, तो भी प्राइवेट पर्सन उसे अरेस्ट कर सकता है। सेक्शन में इन द प्रेजेंस वर्ड यूज़ हुए हैं, इनको हम स्ट्रिक्टली इंटरप्रेटेट करेंगे। यहाँ प्राइवेट पर्सन की प्रेजेंस में नॉन बेलेबल एंड कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट होना चाहिए, ना कि उसके ओपिनियन में या उसे कोई सस्पिशन या इन्फॉर्मेशन रिसीव हुई हो तो वह सेक्शन 43 में कवर नहीं होगा। सेक्शन 43 की पावर तब यूज़ नहीं की जा सकती अगर ऑफेंस कमिट नहीं हुआ है या पर्सन ने सिर्फ अटेम्प्ट किया है ऑफेंस कमिट करने का। नेक्स्ट है सेक्शन 44, अरेस्ट बाय मजिस्ट्रेट। सेक्शन 44 में बताया है कब मजिस्ट्रेट अरेस्ट कर सकता है। सेक्शन 44 क्लॉज 1 के अकॉर्डिंग, अगर कोई ऑफेंस मजिस्ट्रेट की प्रेजेंस में उसकी लोकल जुडिक्शन में कमिट होता है, चाहे वह एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हो या फिर जुडिशल मजिस्ट्रेट, तब वह या तो खुद से अरेस्ट कर सकता है या किसी दूसरे पर्सन को ऑर्डर दे सकता है ऑफेंडर को अरेस्ट करने का, और बेल के प्रोविज़न्स को ध्यान में रखकर उस ऑफेंडर की कस्टडी के लिए कमिट कर सकता है। सेक्शन 44 क्लॉज 2 के अकॉर्डिंग, अगर किसी मजिस्ट्रेट की प्रेजेंस में, चाहे वह एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हो या फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट, अगर उसकी जुडिक्शन के बाहर कोई ऑफेंस कमिट करता है, तब वह या तो खुद अरेस्ट कर सकता है या किसी दूसरे पर्सन को जो कि अरेस्ट करने के लिए उस वक्त कॉम्पिटेंट है और उन सरकमचांसेस में वारंट भी इशू कर सकता है, उसे डायरेक्ट कर सकता है अरेस्ट करने के लिए। सेक्शन 44 के क्लॉज 1 में मजिस्ट्रेट की लोकल जुडिक्शन में ऑफेंस कमिट हुआ है, जबकि सेक्शन 44 के क्लॉज 2 में उसकी लोकल जुडिक्शन के बाहर ऑफेंस कमिट हुआ है। दोनों की सिचुएशंस मैक्सिमम सेम है, पर सेक्शन 44 क्लॉज 2 में मजिस्ट्रेट की लोकल जुडिक्शन से बाहर ऑफेंस कमिट हुआ है, इसलिए क्लॉज 2 में अगर मजिस्ट्रेट अरेस्ट करता है तो वह एज अ प्राइवेट पर्सन अरेस्ट करेगा, ना कि एज अ मजिस्ट्रेट, क्योंकि वह उसकी लोकल जुडिक्शन में नहीं है। सेक्शन 44 में यह नहीं बताया कि ऑफेंस कैसा होना चाहिए, इसलिए सेक्शन 44 में अरेस्ट के लिए ऑफेंस किसी भी काइंड का हो सकता है, बेलेबल या नॉन बेलेबल, कॉग्निजेबल या फिर नॉन कॉग्निजेबल।
आगे हैं केसेस जिनमें अरेस्ट से रिलेटेड कुछ गाइडलाइंस कोर्ट द्वारा दी गई हैं जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। फर्स्ट केस है जोगिंदर कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 1994। इस केस में यूपी कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस दी थी अरेस्ट से रिलेटेड। वह है फर्स्ट है अरेस्टेड पर्सन जो कस्टडी में है उसके पास राइट होता है, अगर वह रिक्वेस्ट करता है तब वह इन्फॉर्म कर सकता है अपने किसी फ्रेंड या रिलेटिव या किसी दूसरे पर्सन को जिसमें वह जो उसमें इंटरेस्ट रखता हो उसे बताने का कि उसे अरेस्ट कर लिया गया है और उसे कहाँ डिटेन करके रखा गया है। सेकंड है पुलिस ऑफिसर की यह ड्यूटी बनती है कि वह अरेस्टेड पर्सन को उसके इस राइट के बारे में इन्फॉर्म करे जब उसे पुलिस स्टेशन लेकर जाया जा रहा हो। थर्ड है पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी बनती है कि वह पुलिस डायरी में एंट्री करे कि उसने अरेस्टेड पर्सन को उसके राइट्स के बारे में इन्फॉर्म कर दिया है। अगर पुलिस ऑफिसर पुलिस डायरी में मेंशन नहीं करता कि उसने अरेस्टेड पर्सन को उसके राइट्स के बारे में इन्फॉर्म कर दिया है तो वह इल्लीगैलिटी हो जाएगी। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट केस है डी.के. बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 1997 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस दी थी अरेस्ट से रिलेटेड। वह है फर्स्ट है अरेस्टेड पर्सन के पास राइट होता है कि वह अपने लॉयर से मिल सकता है इंटेरोगेशन के दौरान, पर वह पूरे इंटेरोगेशन के टाइम पर अपने लॉयर के साथ नहीं रह सकता। सेकंड है अरेस्टेड पर्सन के पास राइट होता है कि उसके अरेस्ट होने के 48 घंटे में उसकी मेडिकल एग्जामिनेशन होनी चाहिए ट्रेंड डॉक्टर्स या मेडिकल ऑफिसर के द्वारा। थर्ड है अरेस्टेड पर्सन के पास राइट होता है कि वह अपने किसी फ्रेंड, रिलेटिव या किसी दूसरे पर्सन को उसके अरेस्ट के बारे में और उसे कहाँ डिटेन करके रखा हुआ है उस बारे में इन्फॉर्म कर सकता है। फोर्थ है अरेस्टेड पर्सन को अरेस्ट के 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के आगे प्रेजेंट करना ज़रूरी होता है। फिफ्थ है पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी है कि वह अरेस्ट मेमो तैयार करे अरेस्ट के टाइम, और वह मेमो कम से कम एक विटनेस जो कि फैमिली मेम्बर भी हो सकता है या फिर लोकेलिटी का कोई रिस्पेक्टेड मेंबर भी हो सकता है, उसके द्वारा वह मेमो अटेस्ट करवाया जाए और उसके बाद वह मेमो अरेस्टेड पर्सन के द्वारा काउंटर साइन करवाया जाए। उस मेमो में अरेस्ट का टाइम डेट भी मेंशन होगा। सिक्स्थ है पुलिस की ड्यूटी है कि वह अरेस्ट से रिलेटेड जानकारी पुलिस डायरी में एंटर करे। सेवेंथ है एक पुलिस कंट्रोल रूम जो कि सभी डिस्ट्रिक्ट्स में और स्टेट लेवल पर भी होना चाहिए। अगर किसी पर्सन को अरेस्ट किया जाता है तो उससे रिलेटेड सारी जानकारी उस कंट्रोल रूम से कम्युनिकेट होनी चाहिए। एट्थ है सभी कॉपीज़ डॉक्यूमेंट की अरेस्ट मेमो के साथ मजिस्ट्रेट के पास भेजनी चाहिए, एरिया मजिस्ट्रेट के पास। नाइन्थ है पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी बनती है कि वह अपनी एक्यूरेट, विजिबल और क्लियर आइडेंटिफिकेशन और अप्रोप्रिएट डेजिग्नेशन दे अरेस्टेड पर्सन को।
10th है, अरेस्टेड पर्सन के किसी फ्रेंड या रिलेटिव को अरेस्टेड पर्सन के अरेस्ट का टाइम, प्लेस अरेस्ट और पुलिस की कस्टडी का नोटिफाई करना ज़रूरी है। 11th है, अरेस्टेड पर्सन को उसके अरेस्ट के सभी राइट्स के बारे में इन्फॉर्म करना भी पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी बनती है। गाइस, आज के लिए इतना ही। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो या कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की नेक्स्ट वीडियो में हम अरेस्ट से रिलेटेड कुछ और प्रोविज़न्स और केस लॉज के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना। थैंक यू गाइस।